हेलो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का चावला एकेडमी पर। मैं हूं आपका दोस्त गौरव चावला। दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की ये अपनी पहली क्लास है। तो मैं शॉर्ट में बताता हूं कि आज इस क्लास में हम क्या कवर करने वाले हैं। आज इस क्लास में हम दो चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर यानी कि संख्याओं का वर्गीकरण। और दूसरा हम इसे पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक के बारे में। तो इन दोनों ही टॉपिक को पहले हम देखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। और उसके बाद में इनके सभी पैटर्न सीखने के बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चन जो है वो सेट किए हैं जो प्रीवियस ईयर में इन दोनों टॉपिक से आ चुके हैं। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फटाफट। देखो, जैसे कि मैंने ये हम नंबर्स के क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, पूर्ण नंबर क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, सम क्या होती हैं, विषम है, भाज्य भाज्य, ये सब हम पढ़ने वाले समझने वाले हैं इनको। उसके बाद में यूनिट डिजिट हम पढ़ने वाले हैं। यूनिट डिजिट में इतने भी रोल होते हैं सारे हम सब पढ़ने वाले हैं। ये सब मैंने लिखा है। और इसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चन भी लगाए हैं, आप देख रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लगाए हैं। ये देखिए, ये तो ये सारे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये इन्हीं टॉपिक, दोनों टॉपिक जो मैंने अभी बताए हैं, ये इन दोनों के ही क्वेश्चन हैं। तो चलिए एक बार शुरू कर लेते हैं फटाफट। तो सबसे पहले दोस्तों नंबर को देखते हैं, नंबर क्या होते हैं। नंबर को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। नंबर एक होते हैं रियल नंबर यानी कि वास्तविक नंबर जिनको बोलते हैं। और दूसरे होते हैं इमेजिनरी यानी कि इनको बोलते हैं काल्पनिक नंबर। रियल नंबर मतलब वास्तव में जो नंबर्स हैं जिनके द्वारा हम कोई संख्या बनाते हैं, जो भी वास्तव में होते हैं वो। इमेजिनरी वो होते हैं जिनको हमने कल्पना करके बनाया, यानी कि वास्तविक नहीं होते हैं, काल्पनिक होते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे अंडर रूट -23, अंडर रूट -67। तो ये हमने अपनी कल्पना से बनाया, इसलिए इसको काल्पनिक नंबर कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो इनको हमें ज़्यादा नहीं देखना है, इनके बारे में सिर्फ इतना पूछा जाता है कि कौन जो है काल्पनिक नंबर है। तो आप ये पहचान लेंगे कि ऐसे नंबर जो हमने आज से पहले कभी पढ़े नहीं हैं, जिनको हमने अपनी कल्पना से बनाया है, वो सब काल्पनिक होते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर को हमने पढ़ना है। रियल नंबर को हम दो तरह से बांट करके पढ़ते हैं। सबसे पहले रियल नंबर में हम आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक मतलब जैसे आप जानते ही हैं, 1, 2, 3, 4, ये सब पूर्णांक हैं। दशमलव, दशमलव के अंक जैसे आप जानते हैं, जैसे मैं लिखा 1.3। तो ये, या मैंने लिखा 0.3 या 0.4 लिख दिया मैंने। तो ये सब क्या है? ये सब दशमलव की संख्याएं हैं। और ये क्या है? पूर्णांक है। यानी कि जो पूरे पूरे अंक हैं वो पूर्णांक, और दशमलव में जो लिखे जाते हैं वो अंक कैसे हो गए? वो हो गए दशमलव के अंक। अब दशमलव दो तरह से होता है। एक तो होता है शांत दशमलव, और दूसरा होता है अशांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव, अशांत दशमलव क्या होता है? शांत का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे एक संख्या लिखी है 1.73, तो ये 1.73। तो इसका मतलब क्या है? अगर ये इतना ही लिखा हुआ है, इसका मतलब दशमलव के बाद जो है अब दो ही अंक लिखे हुए हैं और उसके बाद अंक बढ़ना बंद हो गए हैं। तो इसको बोलते हैं शांत दशमलव। यानी कि अब जो है वो नंबर्स बढ़ना बंद हो गए हैं, दशमलव शांत हो गया है। अगर बात करें अशांत दशमलव की, तो अशांत क्या होता है? अगर मैं लिखूं 0.3, 4, 5, 6, और ये ऐसे ही बढ़ता चला जाए आगे तक, तो ये होता है अशांत दशमलव। मतलब दशमलव के बाद कोई संख्या जो है वो रुक नहीं रही है, बढ़ती चली जा रही है। तो उसको कहते हैं अशांत, यानी दशमलव जो है वो शांत नहीं हुआ है। तो ये होता है शांत दशमलव, ये होता है अशांत दशमलव। तो दशमलव को दो तरह से देखते हैं। अब जो शांत दशमलव होता है, अगर जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा 1.73, तो अगर मैं 1.73 को अगर मैं सॉल्व करके लिखूँ तो क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1.73 को 173/100 सॉल्व करके, यानी कि मैं इसको जो है वो एक भिन्न के रूप में भी लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये होगी बात किसकी? दशमलव की। ठीक है दोस्तों। अब दशमलव के बारे में अभी हम और भी जानेंगे, दशमलव जो है वो किस किस तरह से होते हैं उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अभी बात नहीं कर रहे हैं इनकी। अब देखते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक दोस्तों, पूर्णांक को हम कई तरह से बांट सकते हैं। जैसे पूर्णांक को हम दो तरह से बांट सकते हैं। जैसे सम पूर्णांक होता है, सम संख्याएं होती है, विषम संख्याएं होती हैं।
ऐसे ही भाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो बेसिकली हम इसको अलग अलग पार्टों में बांट सकते हैं। तो हम देखते हैं कि नंबर्स को जो संख्याएं हैं उनको कैसे क्लासीफाई किया गया है। तो चलिए पहले नंबर्स के बारे में देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। चलिए, तो अब मैंने लिखा है यहाँ पर नंबर्स के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? देखो, नाम से ही दोस्तों पता चल रहा है, यानी कि जो नेचर ने हमें दिए हैं, यानी कि नेचर में जो नंबर थे पहले से ही, उनको नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि प्रकृति ने जो दिए हैं, तो वो नंबर कौन कौन से थे? 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ तक ये थे? ये 9 तक। तो 9 तक थे। अब ये हो गए नेचुरल नंबर, क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं नंबर से हुई, इसलिए इनको नेचुरल नंबर कहा गया। अब अगर बात करें पूर्ण नंबर की, पूर्ण संख्याएं, तो दोस्तों हम 1 से 9 तक तो संख्याएं लिख सकते हैं, लेकिन अगर हमें 10 लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1 और 0, यानी कि हमें 10 लिखने के लिए 0 की ज़रूरत पड़ी। तो दोस्तों 0 एक ऐसा नंबर्स है, एक ऐसा अंक है जिसके बिना कोई संख्या जो है वो पूरी नहीं हो सकती, है ना। संख्याओं पर हम 9 से आगे नहीं जा सकते थे। तो जब इसमें 9 जीरो को भी ऐड कर दिया गया इन नंबर्स में, यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर थे, इनमें जब जीरो को भी ऐड कर दिया गया, तो अब होगी ये पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो अब होगी ये पूर्ण संख्या। तो प्राकृतिक नंबर समझ में आया, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, यानी कि जो नेचर में शुरू से ही थे वो नेचुरल नंबर हो गए 1 से लेकर 9 तक। लेकिन अगर उनमें जीरो भी ऐड कर दिया तो वो हो गए पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक समझ में आ गया, प्राकृत समझ में आ गया, पूर्ण संख्याएं समझ में आ गया। अब बात करते हैं सम संख्याओं की। तो सम संख्या क्या होती हैं? सब जानते हैं आप कि सम संख्याएं होती हैं वो संख्याएं जो 2 से डिवाइडेड हों, है ना। जो संख्याएं 2 से कट जाएं उनको कहते हैं सम संख्या। जैसे 2 4 6 8 10 12, ये सब संख्याएं क्या हैं? सम संख्याएं हैं। ऐसे ही विषम संख्याएं क्या हैं, यानी कि ऑड नंबर क्या हैं? ऑड नंबर कौन से दोस्तों? जो 2 से ना कटे, वो सभी ऑड नंबर होते हैं, जैसे 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये सब विषम संख्याएं होती हैं। अब ये बात तो बिल्कुल बेसिक बातें हैं, लेकिन दोस्तों मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि बिल्कुल बेसिक से ही चलेंगे। तो आप लोग ये ना सोचें कि ये बेसिक बातें हैं, अभी और आगे बातें आएंगी जहाँ पर आपको मज़ा आएगा, कि कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और इसको ध्यान समझो। यहाँ से जो है वो क्वेश्चन कभी कभी सिंपल लैंग्वेज के हिसाब से पूछ लेता है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2 3 5 7 11 13 मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। तो दोस्तों समझो पहले बात को। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसा कि आप एक डेफिनेशन किताबों में हमेशा लिखी रहती है, जैसा लिखा रहता है कि वो संख्याएं जो केवल खुद से कटती हैं या अपने आप से कटती हों, वो संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखी है, ऐसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हों। दोनों बात एक ही है। मतलब अगर मान लीजिए जैसे मैंने यहाँ पर 7 लिखा, तो 7 या तो 1 से कटेगी, या फिर 7 किससे कटेगी? 7 से कटेगी। तो 7 के दो ही गुणनखंड तो हुए, या तो 1 या तो 7। तो ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो, उससे ज़्यादा फैक्टर ना हो, वो संख्या क्या कहलाती हैं? वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि प्राइम नंबर कहलाती हैं। ठीक है, तो ये होगी अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब ये वाली डेफिनेशन मैंने यहाँ पर क्यों लिखी है, इस बात को आप समझो पहले। इसको समझाने से पहले मैं अभी अभाज्य संख्याओं पर आऊँगा, लेकिन हम समझते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अब भाज्य संख्याएं किसको कहेंगे? तो भाज्य संख्याएं मतलब जो विभाजित हो जाएं, यानी कि जो कट जाएं, डिवाइड हो जाएं, वो संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। लेकिन कैसे बताओगे? तो आप इसी डेफिनेशन से जो मैंने अभी ऊपर बताई है कि ऐसी संख्या जिनके केवल दो गुणनखंड हो, वो कैसी होती हैं? अभाज्य। और नीचे जो ये डेफिनेशन मैंने लिखी है कि ऐसी संख्याएं जिनके कम से कम 3 गुणनखंड हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। क्योंकि अगर दो गुणनखंड है तो वो कैसी होगी? अभाज्य। लेकिन अगर कम से कम 3 है तो वो क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे पहली, अगर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछ सकता है कि पहली भाज्य संख्या क्या है, तो 4 है। अब देखो 4 के 3 गुणनखंड होते हैं, कौन कौन से? एक तो 1 होता है, 4 1 से कटता है। दूसरा 4 2 से कटता है। तीसरा 4 4 से भी तो कटता है। तो इसीलिए इसे कितने गुणनखंड हैं? 3। तो कम से कम 3 हो, ऐसा नहीं कि। और जैसे मान लीजिए कि एक नंबर है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इसको, ये
जैसे एक नंबर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे मैंने लिख दिया 12। अब 12 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं? एक हो सकता है 12 1 से कटता है, 12 2 से भी कटता है, 12 3 से भी कटता है, 12 4 से भी कटता है और 12 6 से भी कटता है। तो ऐसा नहीं केवल तीन ही गुणनखंड हो, मैंने कहा कम से कम तीन गुणनखंड होने चाहिए। तो कम से कम तीन तो हो ही, ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो वो संख्या क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, तो ये होगी कंपोजिट नंबर दोस्तों, इनको बोलते हैं। ठीक है, भाज्य संख्याओं को, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अभाज्य संख्याओं को बोलते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। तो ये दोनों बातें आप ध्यान रखना। अब देखो अभाज्य संख्याओं पर अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभाज्य संख्याओं को पहले जान लेते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ अगला पेज लेते हैं दोस्तों। अभाज्य संख्याओं की अगर बात कर रहे हैं हम, अभाज्य संख्याओं को देखो, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? तो अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे अब मैंने लिखा हुआ है 2, पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7 और उसके बाद 11, सॉरी, उसके बाद यहाँ पर 11 और ऐसे फिर 13। अब आप ये देखो यहाँ पर कि दो अभाज्य संख्या है पहली। आप कहेंगे जी एक क्यों नहीं आया? एक तो यहाँ पर भी नहीं लिखा आपने और एक भाज्य में भी नहीं बताया। आपने कहा अभी कि सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है? 4 है। तो एक क्यों नहीं आया? भैया एक ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्यों नहीं है? अभी दोनों डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई हैं उन दोनों डेफिनेशन को देखो। मैंने क्या कहा? ऐसी संख्याएं जिसके केवल दो गुणनखंड हो वो संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य होती हैं। और ऐसी संख्या जिसके कम से कम तीन गुणनखंड हो वो भाज्य होती हैं। तो मुझे बताओ, क्या एक के दो गुणनखंड कर सकते हो? नहीं, एक का तो एक ही गुणनखंड है, एक। और ना ही एक के तीन गुणनखंड हो सकते हैं। जब दो ही नहीं हो रहे तीन कैसे होंगे? तो इसीलिए एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है, इसीलिए। तो पहली अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 2। उसके बाद 3। अच्छा, आप कहोगे दो कैसे? देखो भाई, दो के एक गुणनखंड, एक तो एक हो गया, दूसरा क्या हो गया? दो हो गया, है ना? ऐसे ही चलो, इसको छोड़ो, हम ले लेते हैं इसको। 11 को देखो, क्या 11 के जो गुणनखंड होंगे वो क्या होगा? एक तो एक होगा और दूसरा क्या होगा? 11 होगा। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि हर वो संख्या जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, या आप ये कह लीजिए कि वो संख्याएं जो केवल एक से कटती हैं और खुद से कटती हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है? पहली अभाज्य संख्या कौन सी है? तो पहली अभाज्य संख्या है 2। और देखो एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि पहली या ऐसी पहली अभाज्य संख्या बताइए जो सम है। तो 2 जो है वो अभाज्य होने के साथ साथ सम भी है। तो ये बात भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब इसमें और क्वेश्चन क्या पूछता है? कभी कभी किसी एग्जाम में ये पूछा गया है कि बताइए एक से लेकर 50 तक, ठीक है, एक से लेकर 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो एक से लेकर 50 तक अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? तो आप इस बात को ध्यान रखना, 15 होती हैं। आपको ये याद रखना है। कैसे होती हैं? तो कॉपी पेंसिल लेना और लिख कर देखना, क्योंकि एक तो होती नहीं है। कौन सी होती है? शुरू में 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर 5 होती है, फिर 7 होती है, फिर 11 होती है। तो ऐसे इन सबको गिन लेना, 1 2 3 4 5, ऐसे करके गिन लेना। तो ये कितनी आएंगी? 15 आएंगी। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो 1 से 50 तक कितनी हो गई भाई संख्याएँ? 15। दूसरा, अगर पूछा आपसे कि चलो 50 तो हो गया, अब 51 से और 100 तक कितनी होती हैं? तो 51 से 100 तक होती हैं दोस्तों 10। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखना चाहते हैं कि 1 से 50 तक 15 होती है, तो गिन करके पता कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं 51 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ आएंगी? 10 आएंगी। तो कुल मिला के कितना हो गया? टोटल 25। यानी कि हम एक बार में ये कह सकते हैं कि 1 से 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो कितनी होती हैं? 25। और अगर इनको फ्रेगमेंट में पूछे, जैसे 1 से 50 तक कितनी होती हैं? तो 15। और पूछे 51 से 100 तक कितनी होती हैं? तो 10। तो 1 से लेकर 100 तक 25 होगी ना। तो इसीलिए, ठीक है, तो ये हो गए अभाज्य संख्याओं से बनने वाले सवाल। अब एक बार मैं आपको वापस से भाज्य संख्याओं पर लाना चाहता हूँ। दोस्तों, भाज्य संख्याओं से क्वेश्चन कैसे पूछता है? आपसे पूछेगा बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। 4 क्यों सबसे छोटी भाज्य संख्या? क्योंकि मैंने अभी बताया ऐसी संख्या जिनकी कम से कम 3 गुणनखंड हो। अब देखो, 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 के 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2। 3 के भी दोस्तों 2 ही गुणनखंड होंगे।
3 के भी एक तो 1 होगा और एक 3 होगा, तो इसलिए 3 भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके कितने गुणनखंड हैं, जिसके 3 गुणनखंड हैं। कैसे, अभी मैंने बताया आपको। 4 का एक तो 4 गुणनखंड कौन कौन से हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, 4 गुणनखंड 2 हो जाएगा और 4 गुणनखंड 4 खुद भी होगा। ठीक है, तो इसीलिए 4 पहली ऐसी अभाज्य संख्या है जिसके जो भाज्य संख्या है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन यहाँ से यही पूछ सकता है, ध्यान देने वाली बात यह है कि पहली ऐसी अभाज्य संख्या बताइए जो विषम है। दोस्तों 4 6 8 9, इसको देखो ज़रा, 4 6 8 9, यानी कि 9 जो है वो पहली ऐसी भाज्य संख्या है जो क्या है, जो विषम भी है, यानी कि ओड नंबर है, तो वो क्या है, 9 है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, अंडरस्टूड बातें हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हो गई भाज्य संख्या हो गई। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अभाज्य और भाज्य बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार रिवर्स करके फिर से देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और अगर उसके बाद भी कोई क्वेरी आपको दिखाई देती है, कोई सवाल मन में आता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका जवाब दे दूँगा। ठीक है, चलिए, तो अब बात करते हैं, इसके बाद में ये सब बातें हो गई अपनी। अब बात करते हैं अगले नंबर्स की। अगला नंबर्स क्या है, तो अगला नंबर्स देखो दोस्तों, इस सबको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। ठीक है, ये अगला नंबर्स क्या है, सहअभाज्य संख्याएं। इसको कहते हैं, सहअभाज्य संख्याओं को रिलेटिवली प्राइम, इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिवली प्राइम नंबर्स, सहअभाज्य संख्याएं। अब ये सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, कुछ नहीं होती हैं, बहुत आसान है। सहअभाज्य वो होती हैं, अभाज्य का मतलब क्या होता है, जिनके दो ही गुणनखंड हो, अभी हमने पढ़ा ऊपर, यानी कि जो अपने आप से कटें और खुद से कटें। और सहभाज्य मतलब साथ, सह का मतलब होता है साथ साथ आने वाली, यानी कि ऐसी दो संख्याएं जो साथ साथ आए, अभाज्य हों। ठीक है, अभाज्य का मतलब, सहभाज्य का मतलब ये है कि जो आपस में सहभाज्य हों। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा, मैंने लिख दिया मान लो 7, 7 लिख दिया मैंने, और लिख दिया 11, तो 7 और 11, आप ऐसे भी कह सकते हैं इसको कि ऐसी संख्याएं, ऐसी संख्याओं का जोड़ा जिनका में से जो है वो एक आए, वो आपस में कैसी होंगी, में से क्या हो, एक, वो आपस में कैसी होंगी, सह अभाज्य संख्याएं होंगी। जैसे 7 और 11, और 7 और 11 में कॉमन क्या है, एक है। तो यानी कि अगर किन्हीं दो संख्याओं में एक कॉमन है, तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों संख्याएं क्या हैं, आपस में सह अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे अगर मैं कुछ और एग्जांपल यहाँ पर आपको दूं, तो मैं कह सकता हूँ कि जैसे 22 लिख दिया मैंने और 29 लिख दिया, तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या हैं, ये दोनों आपस में सहभाज्य हैं, क्योंकि भैया 22 और 29 दोनों में क्या कोई कॉमन आ रहा है, एक ही कॉमन आ रहा है, एक के सिवा कुछ कॉमन नहीं आएगा, है ना। 22 और 29 से कोई भी संख्या नहीं काट रही, अलावा एक के, केवल एक काट सकता है। तो ऐसी संख्याएं जिनमें एक कॉमन आता हो, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य कहलाती हैं, यानी जिनका में से एक हो, वो संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो सहभाज्य संख्याओं की बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों परिमेय संख्याओं की। परिमेय संख्या क्या होती है, तो परिमेय संख्या कुछ नहीं होती हैं। परिमेय संख्या क्या होती हैं, देखो एक लाइन आपने बहुत पढ़े हो किताबों में, डेफिनेशन लिखी रहती है कि ऐसी संख्याएं जिसको पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हो, वो संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं। मतलब जिसको पी बटे क्यू, इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि जिन भी संख्याओं को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हो, ये पी बटे क्यू क्या है, एक भिन्न है, तो जिस भी संख्या को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्या क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया 3/5, तो क्या एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है, क्योंकि 3/5 को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ 0.73, तो क्या 0.73 को मैं एक भिन्न के रूप में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, 73/100। अभी मैंने पीछे ये एग्जाम्पल लिया था, तो मैं ये कह सकता हूँ, ये किस में लिया था हमने, दशमलव में, यानी ये शांत दशमलव का एक रूप है। यानी जितनी भी दशमलव की संख्याएं होती हैं, दशमलव में कौन सी, शांत दशमलव वाली, उसको भी हम परिमेय संख्या बना सकते हैं। तो यानी कि शांत दशमलव की संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, यानी कि इनको भी हम लिख सकते हैं। दोस्तों दशमलव में और बात करेंगे, तो ये दशमलव दो तरह से होता है, एक तो होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, यानी कि एक होता है पुनरावृत्ति वाला और एक होता है जो पुनरावृत्ति वाला नहीं होता, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, तो ये हो गई परिमेय संख्या की बात, यानी जिसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हो, पी बटे क्यू की फॉर्म में,
वो सब क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है। एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जैसे आपने किस संख्या को भिन्न के रूप में लिखा है तो इसका पी बटे क्यू, तो क्यू जो है ना ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। यानी कि आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप लिख दे 3/0, ये गलत हो जाएगा। तो क्यू कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो संख्या क्या होंगी, सारी की सारी परिमेय होंगी। यानी कि दशमलव में हो कोई संख्या या कोई रिपीटिंग डेसिमल हो तो वो सब क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अब अपरिमेय क्या होती है, अपरिमेय जैसे इसका अपोजिट हो जाएगा। अपरिमेय यानी कि वो नंबर्स जिनको हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, वो सब क्या हो गई, जिनको भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वो सब क्या हो गई, वो जाएंगी अपरिमेय संख्या। तो जैसे मैं एग्जाम्पल लूँ दोस्तों, क्या आप √2 को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि √2 का कोई परफेक्ट मान हमको नहीं मिलता है। अब जैसे √3 है तो √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732 समथिंग समथिंग समथिंग। तो ये 1.732 ये यहाँ तक पूरा नहीं होता, ये आगे तक चला जाता है। तो इसीलिए क्योंकि हम इसको एक भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते तो इसीलिए √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या क्लियर हुआ, जिनको भी पी बटे क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जाए वो सब अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए, तो अब जो ये दो टर्म बचे हैं इनको भी देख लेते हैं। एक तो होता है प्रत्यक्ष मान और दूसरा स्थानीय मान। प्रत्यक्ष मान को कहते हैं फेस वैल्यू और स्थानीय मान को कहते हैं प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू होती है दोस्तों जैसे हम कोई नंबर लिखें 27319। अब इसमें हम पूछें अगर कि 3 की फेस वैल्यू क्या है तो 3 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी कि प्रत्यक्ष मान 3 का कितना आएगा, 3, ठीक है। तो ये हो गया प्रत्यक्ष मान, ये बहुत सिंपल है। अगर देखें स्थानीय मान के बारे में तो स्थानीय मान क्या होता है, प्लेस वैल्यू। जैसे अगर 3 को ही देखें तो 3 का प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान क्या होगा। अब 3 जो है वो किस स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 3 है सैकड़े पर, यानी कि 300 जो हो जाएगा वो इसका स्थानीय मान हो जाएगा, ठीक है। स्थानीय मान मतलब क्या होता है कि कोई अंक किस स्थान पर है वो उसका स्थानीय मान होता है। जैसे इसी में अगर बात करें कि 2 का स्थानीय मान क्या है, तो 2 का स्थानीय मान क्या होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। तो कितने अंक रह गए 2 के बाद में, 1 2 3 4, तो 4 ही, जिसमें क्या लग जाएंगे, 0। तो ये हो गया किसका, 2 की स्थानीय मान हो गया। तो आई थिंक आपको स्थानीय मान और प्रत्यक्ष मान भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, या तो दोस्तों आई थिंक वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है तो इसको यहीं तक रखते हैं। तो जैसा मैंने कहा था शुरू में कि यूनिट, डिजिट और क्लासिफिकेशन नंबर पढ़ेंगे, तो हमने संख्याओं का वर्गीकरण जो है वो पढ़ लिया है। यूनिट, डिजिट और इसके जो क्वेश्चन है वो मैं इसी के अगले पार्ट में जो है आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो बस इसके जस्ट आगे वाला जो पार्ट है उसी में वो डिस्कस हो जाएंगे सारे जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं और यूनिट, डिजिट के बारे में। तो तब तक के लिए दोस्तों इतना ही रहने देते हैं, अगले पार्ट में हम फिर से मिलेंगे। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको अगर कोई क्वेरी है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करें। और आप ये भी बताएं कि वीडियो कैसी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर समझ में आया है तो प्लीज़ जो है वो लाइक करके अपना रेस्पॉन्स दें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।